सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आज पार्ट 4 पढ़ेंगे और ये आपकी पवन सीरीज है। पवन सीरीज के अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 4 यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज यहाँ पर हम 5वां पार्ट पढ़ने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ध्वनि प्रदूषण यानी कि जिससे आवाज से पोल्यूशन होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है उद्योग धंधे और मशीनें। जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं उद्योग धंधे कल कारखानों में तो बहुत आवाज होती है। ठीक है। इसके बाद है परिवहन के साधन। सड़क पर आप निकल जाइए तो आपको टी टी ढेर सारे संसाधनों की आवाजें सुनाई देंगी। इसके बाद दोस्तों मनोरंजन के साधन जैसे कि सिनेमा, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 202 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है। और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 203 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला जो उद्देश्य वो है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। फिर है राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देना, यानी कि एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक सभी देश रहें। फिर है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, यानी कि अगर किसी देश पर आर्थिक संकट आता है तो उसको उबरने में मदद करना। सामाजिक रूप से संकट आता है या कोई भी सांस्कृतिक समस्या आती है तो उन सभी में आपस में मिलजुल करके अपना एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या से बाहर निकलना, यही है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य। राष्ट्रों में आपसी सहयोग और विकास के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन करना। क्वेश्चन नंबर 204 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताइए। तो इसके टोटल 6 अंग है। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल कितने अंग है? तो 6 अंग है। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है संरक्षण परिषद, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 205 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 206 है, भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 207 पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं और इनका नामोल्लेख कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टोटल सुरक्षा परिषद जो है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं और इसमें से 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। और 5 अस्थायी सदस्यों में सबसे पहले चीन है, फिर फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और फिर ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है। इसके बाद शेष अस्थायी सदस्य हैं और ये केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं। 2 वर्षों के बाद चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? टोटल 193 राष्ट्र हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा है आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 210 पे आते हैं, यूनेस्को ने भारत की क्या सहायता की है? तो यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में भारत की सहायता कर रही है। क्वेश्चन नंबर 211 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो पहला है किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरा है घोषणा पत्र में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन करना। तीसरा है पारस्परिक झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना। चौथा है किसी राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग न करना। क्वेश्चन नंबर 212 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय कहाँ है? तो ये नीदरलैंड या हेग में स्थित है और ये सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है और यूपी टेट 2018 के पेपर में ये प्राइमरी के पेपर में भी पूछा था और जूनियर के पेपर में भी पूछा था ये प्रश्न। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। पहले इसका नाम हेग था, इससे बदल करके नीदरलैंड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 213 है, इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं कौन कौन सी है? तो पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय बाल कोष, तीसरा है खाद्य और कृषि संगठन, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ महिला विकास कोष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 214 पे आते हैं,
वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 1872 से अब तक कौन सी जनगणना है? तो सन 1872 से अब तक 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। क्वेश्चन नंबर 215 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 74.4% साक्षरता है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 216 पे आते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और हमारा उत्तर प्रदेश बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ सकता है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है बहुत बड़ी जनसंख्या है, 24-25 करोड़ जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सेकंड है, लेकिन अब की बार जब जनगणना होगी तो आप देखिएगा ये सेकंड से फर्स्ट पे आ जाएगा हमारा देश, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे देश की। क्वेश्चन नंबर 218 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 219 पे आते हैं, भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत पर चीन आक्रमण के पश्चात 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 220 है, नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो नागरिक सुरक्षा मूल रूप से नागरिकों द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन में देश के नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का प्रारंभ कब किया गया? तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 222 है, डिजिटलाइजेशन की योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का जो उद्देश्य है, देश को डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न और सूचना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। आप देखिए आज सब लोग फोन पे, गूगल पे, अलग अलग प्रकार की चीजें यूज कर रहे हैं, तुरंत इससे ट्रांजेक्शन हो जा रहा है आसानी से। तो ये सब क्या है? डिजिटल इंडिया ही तो है। क्वेश्चन नंबर 223 पे आते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 224 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत 330 रुपए प्रतिवर्ष जमा करने वाले बीमित व्यक्ति को मृत्यु की दशा में 2 लाख राशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 225 पे आते हैं, सीमांत गांधी कौन थे? इनका संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो सीमांत गांधी पेशावर के नेता थे। इनका मूल नाम अब्दुल गफ्फार खां था। ये पेशावर के इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ कई वर्ष से संघर्षरत थे। इनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 226 पे आते हैं, गैर सरकारी संगठन का अर्थ बताइए। तो ऐसे संगठन जो बिना किसी लाभ प्राप्ति के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित हो, जिसे हम एनजीओ कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227 है, गैर सरकारी संगठनों की समिति कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 21 जून 1946 को। क्वेश्चन नंबर 228 है, विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कौन सा गैर सरकारी संगठन कार्यरत है? तो गैर सरकारी संगठन यूनेस्को विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 229 है, विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? तो विविधता से आशय अलगपन से है, जो कि भाषा, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हो सकती है। जैसे कि हमारे देश में विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे देश में विविधता में भी क्या है? एकता है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि हमारे देश में एकता है। क्वेश्चन नंबर 230 पे आते हैं, एकता का आशय स्पष्ट करिए। तो एकता का आशय एकजुटता से होता है, जिसका आधार विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति, भाषा के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधना होता है। जैसा कि मैंने भी जिक्र किया कि सभी जातियों के, धर्मों के, समुदायों के लोग मिलजुल करके एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं, एकजुटता से रह रहे हैं, और यही है असली एकता। क्वेश्चन नंबर 231 है, धार्मिक एकता से क्या आशय है? तो भारत सदा से ही सर्वधर्म समभाव
का समर्थक रहा है और भारत में अनेक धर्मों यथा हिंदू, जैन, मुस्लिम, ईसाई तथा पारसी आदि के अनुयायी रहे हैं। परंतु सभी धर्मों में आंतरिक समन्वय की भावना पाई जाती है, क्योंकि सभी धर्म हमें सभी से प्रेम करना, सभी से मिलजुल कर रहना, सभी के साथ भाईचारे से रहना यही सिखाते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। कोई भी धर्म हमें हिंसा करना, लूटपाट करना, मारपीट करना ये नहीं सिखाता है। हर धर्म में हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का साथ देना, यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 232 पे आते हैं, राजनीतिक एकता से क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक एकता का अर्थ सभी लोकतांत्रिक संगठनों को एक मत एवं एकजुट करना है। क्वेश्चन नंबर 233 पे आते हैं, राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता है। क्वेश्चन नंबर 234 है, राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में क्या क्या आता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है, राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा है, और राष्ट्रीय सेना में आप सभी को पता है जल सेना है हमारी, जिसे हम नौसेना कहते हैं, वायु सेना है, इसके अलावा हमारी मिलिट्री है, फिर है राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी, मुहर एवं स्टंप आदि। क्वेश्चन नंबर और मुद्रा राष्ट्रीय हमारी रुपया है, आप सभी को पता ही है। आतंकवाद के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहला उद्देश्य इनका क्या होता है? अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का समर्थन प्राप्त करना। दूसरा है अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके से युवा वर्ग को अपने पक्ष में लेना। आप देखते हो जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उनमें जो युवा, जो बहुत ही कम उम्र के बच्चे होते हैं या जो 18 भी नहीं पूरा किए होते हैं, ऐसे बच्चों को इसमें झोंक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 236 है, सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता से अभिप्राय अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना और उसके कल्याण के लिए सोचना तथा दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखकर अपने संप्रदाय का कल्याण ही सांप्रदायिकता है। यानी कि सिर्फ अपने धर्म के बारे में, अपनी जाति के बारे में सोचना, बाकी दूसरे धर्मों को घृणा की नजर से देखना, यही है सांप्रदायिकता। और यही सबसे बड़ा कारण होती है दूसरे धर्मों में फूट डालने की। क्वेश्चन नंबर 237 है, अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस प्रकार दिया था? तो फूट डालो और राज करो, हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाओ और खड़े होकर के तमाशा देखो, और यही करते थे ये लोग, और यही कर करके फूट डालो और राज करो करके इन्होंने पूरे देश पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सांप्रदायिकता का बीज बोया था हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 238 है, सांप्रदायिक भावना को कैसे दूर किया जा सकता है? तो देखिए, पहला है शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर। दूसरा है सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास से राष्ट्रीय पर्वों को आयोजित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 239 है, जातिवाद क्या है? एक ही जाति के लोगों में पाई जाने वाली यह वह भावना जिसमें लोग अपनी जाति के हितों के समक्ष अन्य जातियों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं, यही है जातिवाद। क्वेश्चन नंबर 240 है, जातिवाद की कोई दो हानियां बताइए। तो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, औद्योगिक कुशलता में कमी। 241 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखिए, सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर 242 है, पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1954 में किया गया था पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 243 है, सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? ये 7 दिसंबर को मनाते हैं, और ये आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा क्योंकि इस दिन ये झंडे बांटे जाते हैं और इनको हम लोग खरीदते हैं स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 244 है, निशस्त्रीकरण क्या है? तो विश्व शांति बनाए रखने के लिए शस्त्रों के कम से कम प्रयोग से धन की बचत का उपयोगी जन कल्याण के कार्यों में प्रयोग होना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अर्थात विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के प्रचुर मात्रा में संग्रह न करना ही निशस्त्रीकरण है। क्वेश्चन नंबर 245 पे आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? तो सबसे पहली चुनौती हमारे देश की है जनसंख्या, फिर दूसरे पे आती है बेरोजगारी, फिर है गरीबी, और सबसे लास्ट में साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 246 है, गरीबी रेखा से क्या अभिप्राय है? किसी परिवार के निर्वाह के लिए प्रतिमाह कितनी न्यूनतम आय चाहिए? वह धन गरीबी रेखा कहलाता है। इससे कम आय प्राप्त करने वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे तथा इससे अधिक आय प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 है, मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये 15 अगस्त 1995 को ये योजना शुरू हुई थी, और इसमें
तब बच्चों को पका पकाया स्कूल में भोजन नहीं मिलता था, बल्कि कुछ राशन मिलता था महीने का, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 248 पे आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख घटक क्या हैं? तो देखिए, एनएफएसएम चावल, फिर एनएफएसएम गेहूं और एनएफएसएम दलहन। क्वेश्चन नंबर 249 पे आते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना वर्ष 1964 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250। राष्ट्रीय सांख्यिकीय माध्यों का वर्णन करिए। तो सांख्यिकीय माध्य जो है वो 3 होते हैं, 3 केंद्रीय माप होते हैं। पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी आपने 250 क्वेश्चन कंप्लीट किए और इसके बाद भी अभी प्रश्न बचे हुए हैं। तो इन सभी को भी हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं, टोटल 250 प्रश्न आज आप लोगों ने खत्म कर लिया पढ़ करके, और आगे भी हम सारे के सारे विषयों की इस तरीके से कंप्लीट करवाएंगे प्रश्नों को करवा करके, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए और आप सभी लोग अपने एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर के आ पाए। तो अगर वीडियो को शेयर नहीं करते हो आप, तो शेयर करना शुरू कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए हाथों से लिखे हुए, जो कि मैंने खुद बनाए हैं, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी की सारी चीजें आसानी से, केवल नोट्स ही नहीं, सारे विषयों के क्लासेस जिसमें कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आएगा। जिस तरीके से YouTube पर आप प्रचार देखते हो, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज, ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी वहां पर। तो अलग से आपको बाजार से इसको भी खरीदने की जरूरत नहीं है, चाहे पवन सीरीज हो चाहे राजन सीरीज हो। तो आपको फायदे ही फायदे हैं अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं। और अगर कोई भी समस्या आ रही है ऐप को डाउनलोड करने के बाद, कोर्स अगर आप नहीं ले पा रहे, तो आप कांटेक्ट करोगे तो हम आपको सारी जानकारी दे देंगे और आपको बता भी देंगे स्टेप वाइज स्टेप, सारे स्टेप बता देंगे कि कैसे आपको करना है। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और ढेर सारी क्लासेस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।